आइए दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हरित क्रांति। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, हम अध्ययन कर रहे हैं भारत के भौतिक भूगोल का। भौतिक भूगोल के अध्ययन की सीरीज में कल हमने अध्ययन किया था भारतीय कृषि का, और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं भारत में जो हरित क्रांति हुई थी, जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, उसके बारे में। तो एक एक पॉइंट को समझ लेते हैं क्लास में। क्लास बड़ी ही काफी लंबी भी हो सकती है। हरित क्रांति के क्या लाभ रहे, क्या इससे हानियां भी हुई हैं, ये सारे पहलुओं पर आज के हम क्लास में चर्चा करेंगे। तो चलिए यहाँ से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आ जाइए बोर्ड स्क्रीन पे, देख लेते हैं सबसे पहले हरित क्रांति क्या है। हरित क्रांति एक ऐसी कृषि तकनीकी क्रांति क्रांति थी जिसमें उच्च उपज देने वाली किस्मों HYV सीड्स, जिसमें HYV सीड्स का सीड्स एवं रासायनिक एच HYV सीड्स एवं रासायनिक कीटनाशक सिंचाई और मशीनों का उपयोग करके भारत के में खाद्यान्न उत्पादन को तेजी से बढ़ाया गया था। ग्रीन रेवोल्यूशन लाके इन HYV बीजों का उपयोग किया गया था। मतलब ऐसे बीज जो उच्च उपज देते थे, या जो की उपज जो सामान्य उपज थी उससे कहीं ज्यादा 2-3 गुना उपज देने वाले बीजों को विकसित किया गया था। साथ में कीटनाशकों का भी उपयोग, या कीटनाशकों की भी मतलब बनाया गया था, और सिंचाई के उपकरणों का निर्माण किया गया था, जिससे एकदम से हरित क्रांति उत्पादन को तेजी से बढ़ाया गया, जिससे भारत में क्या आ गई, हरित क्रांति आई। यानी पारंपरिक खेती से आधुनिक वैज्ञानिक खेती की ओर एक बड़ा परिवर्तन। यानी कि हमारी जो पारंपरिक खेती है, जो भारत में पारंपरिक खेती सी थी उस समय पे, उस खेती को एकदम से छोड़कर और भारत में आधुनिक वैज्ञानिक खेती की ओर एक बड़ा परिवर्तन ही भारत में बड़ा परिवर्तन ही क्या कहलाता है, हरित क्रांति। और हरित क्रांति और आगे बढ़ते हैं, ये हरित क्रांति की डेफिनेशन है। इसे ही हरित क्रांति कहा जाता है। हरित क्रांति की आवश्यकता क्यों पड़ी? अब ये विषय भी है कि हरित क्रांति की आवश्यकता क्यों पड़ी भारत में ऐसी कौन सी मतलब वो आ गई थी जिससे हरित क्रांति लानी पड़ी। हरित क्रांति की आवश्यकता क्यों पड़ी? भारत को स्वतंत्रता के बाद, देख लेते हैं, एक मिनट। भारत को स्वतंत्रता के बाद खाद्यान्न संकट का सामना करना पड़ा। भारत को स्वतंत्रता मिली 1947 ईस्वी में। उसके जस्ट तुरंत बाद ही भारत को खाद्य संकट का सामना करना पड़ा। तो 1947 से 1965 ईस्वी तक भारत खाद्यान्न संकट से गुजरता रहा। इस बीच क्या क्या हुआ? तो इस बीच भारत में अकाल पड़ गया। पश्चिम बंगाल में एक बहुत ही भीषण अकाल पड़ा। उसके बाद भुखमरी अकाल के बाद भारत में भुखमरी फैल गई। भुखमरी अकाल से क्या हुआ? सूखा पड़ गया। सूखा से अनाज खाद्यान्न उत्पादन नहीं हुआ, और भारत में क्या हुआ, भारत में एकदम से अनाज की कमी पड़ गई, जिससे यहाँ पे भुखमरी फैल गई, और पश्चिम बंगाल में लाखों लोग भारत में इस भुखमरी के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए, या लाखों लोग इस भुखमरी के कारण मर गए। उत्पादन में लगातार गिरावट आई। इन सालों में 1947 से 65 तक लगातार उत्पादन में गिरावट आ रही थी। तो लगातार उत्पादन में गिरावट आ रही थी, और खाद्यान्न आयात पर निर्भर था भारत पूरी तरह से, या भारत में बहुत ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन विदेशों से आयात किया जा रहा था। भारत में जो उत्पादित खाद्यान्न है, वो भारत में पूरी तरह से खाद्यान्न की कमी को पूरी नहीं कर पा रहे थे। 1965 से 66 ईस्वी में युद्ध और सूखा। 1965 ईस्वी में आप लोगों ने सुना होगा, 1965 में चाइना के साथ हमारा युद्ध हो गया। चाइना के साथ 1965 में भारत ने युद्ध लड़ा। युद्ध और सूखा की स्थिति से बहुत भयावह हो गया। भारत को PL 480 समझौते के तहत अमेरिका से गेहूं आयात करना पड़ा। इस स्थिति को बदलने के लिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई। भारत अमेरिका से गेहूं आयात कर रहा था, जिससे हमारी विदेशी मुद्रा बहुत सारी खर्च हो रही थी। इससे भी हमें अपने भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन लाने के लिए प्रेरित किया। हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में डॉक्टर MS स्वामीनाथन है। भारत में हाई यील्ड वेराइटी, मतलब उच्च उपज देने वाली जो किस्म का बीज है, उसे विकसित करने में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो MS स्वामीनाथन की। विश्व स्तर पर डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। इनने करीब 1970 ईस्वी में हाई यील्ड वेराइटी विकसित की थी, और इन्हें 1970 ईस्वी के आसपास इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी
ये बीज विकसित करने के लिए या हाई हील्ड वैरायटी विकसित करने के लिए इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। नॉर्मल बोलेरो को उच्च उपज देने वाले गेहूं HYV बीज विकसित किए गए। मुख्य भूमिका इनकी है। इन्हें हरित क्रांति का विश्व स्तर पर जनक कहा जाता है। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक है MS स्वामीनाथन। 1965 ईस्वी में आधिकारिक शुरुआत की गई। हरित मतलब जो HYV बीज हैं, जो हाई हील्ड वैरायटी है, उनकी शुरुआत कब की गई आधिकारिक रूप से? तो 1965 ईस्वी में। 1966-67 ईस्वी में HY बीज गेहूं बीज को प्रयोगात्मक रूप से अपनाया गया। मतलब पहले प्रयोग करने के लिए अपनाया गया, प्रयोगात्मक रूप से अपनाया गया। सफल क्षेत्र कौन रहे हरित क्रांति में? तो पंजाब इसमें हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मुख्यतः इन 3 क्षेत्रों में उपज में बहुत सारा परिवर्तन आया है। उपज एकदम से बहुत सारी बढ़ गई। HYV सीड्स, इसमें सीड्स है HYV सीड्स, उनमें मुख्यतः कौन सी वो कंपनियां हैं? तो सोनालिका है और कल्याण। सोना ये बीजों की किस्में हैं। केमिकल फर्टिलाइजर में तो यूरिया DAP, पोटास, इन सभी का निर्माण किया गया। पार्टिसिपेट इंडस्ट्री में कीट नियंत्रण दवाएं भी बनाई गई। ट्यूबवेल, नहरें और पंप सेट आदि का उपयोग भी या आदि को भी कृषि में उपयोग में लाया गया। मशीनाइजेशन में, मशीनीकरण में ट्रैक्टर का उपयोग शुरू किया। थ्रेसरें लाई गई। हार्वेस्टर इत्यादि का उपयोग भी यहीं से शुरू हुआ। मल्टी क्रॉपिंग, साल में 2 से 3 फसलें उगाई जाने लगी। पहले क्या होता था? भारत की जो पारंपरिक कृषि है वो पहले वर्षा पर आधारित होती थी। जैसे कि साल में वर्षा एक बार होती है, तो भारत में जो खेती है वो एक बार ही बरसात के समय में की जाती थी। 2-3 बार या 2-3 फसलें भारत में नहीं उगाई जाती थी। तो इसी के साथ भारत में मल्टी क्रॉपिंग शुरू हुई, यानी कि साल में 2-3 फसलें उगाना शुरू हुआ। हरित क्रांति की उपलब्धियां क्या है? हरित क्रांति से क्या क्या अचीव किया भारत ने, क्या इसकी उपलब्धियां रही? तो हरित खाद्यान्न उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई। भारत का जो खाद्यान्न था उसमें उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई, लगभग 3 गुना वृद्धि हुई थी। तो 1950 ईस्वी में उत्पादन, तो 1950 ईस्वी में 51 मिलियन टन। 1950 ईस्वी में 51 मिलियन टन। मिलियन क्या होता है? 10 लाख का 1 मिलियन होता है, ये 1 मिलियन है, यानी कि 51 मिलियन टन हुआ 1950 ईस्वी में। ये 1 मिलियन है 1950 ईस्वी में। 1965 ईस्वी में कितना होगा उत्पादन भारत में? तो 1965 ईस्वी में 82 मिलियन उत्पादन भारत में हुआ। उसके बाद 1980 ईस्वी में 130 मिलियन टन। 1980 ईस्वी में 130 मिलियन टन उत्पादन किया भारत ने। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, 1950 ईस्वी में 51 मिलियन टन था, वहीं 1980 में 130 मिलियन टन हो गया। तो कितनी बढ़ोतरी हुई? अगर इससे करेंगे तो 51 लगभग 80-15 लगभग 150 के आसपास, तो ये 3 गुना उत्पादन लगभग इससे बड़ा था। इसको मिटा देते हैं। लगभग 3 गुना उत्पादन इसमें बड़ा था। गेहूं में 3 गुने से भी अधिक की वृद्धि हुई। भारत को आत्मनिर्भर होना, इससे क्या हुआ? तो गेहूं में जब 3 गुनी वृद्धि हुई, गेहूं भारत में जो निकलता था, जैसे पहले 51 मिलियन टन निकलता था, तो बाद में उसमें 130 मिलियन टन के आसपास निकलने लगा। तो गेहूं अपने आप में 3 गुने गेहूं की उत्पादन में भारत में वृद्धि हुई। तो गेहूं में सबसे अधिक वृद्धि हुई। भारत का आत्मनिर्भर होना, भारत खाद्यान्न के मामले में 3 गुने गेहूं उत्पादन या 3 गुने फसलों के उत्पादन के साथ भारत आत्मनिर्भर हो गया। यानी कि भारत को जो गेहूं है या भारत को जो खाद्यान्न वाले अनाज है वो विदेशों से आयात नहीं करना पड़ा। और इसके बाद भारत एक निर्यातक देश के रूप में उभरना शुरू हुआ। यहाँ से भारत ने खाद्यान्नों का निर्यात करना शुरू किया। तो खाद्यान्न मामले में भारत आत्मनिर्भर हो गया। पहले आयात करना पड़ता था, अब भारत खाद्यान्न निर्यातक देश भी बन गया है। पहले भारत आयात करता था गेहूं का, इतनी ज्यादा मतलब वो नहीं थी। HYV बीजों का प्रयोग नहीं करते थे। बिहार की जो फसलें हैं वो अधिक उपज देने वाली नहीं थी। फसलों से उपज हमेशा यहाँ भारत में कम होती थी। HYV बीजों के प्रयोग से, हरित क्रांति के उससे भारत में खाद्यान्न लगभग 3 गुना बढ़ गया। और भारत जो पहले एक आयातक देश बना हुआ था, वो ही भारत खाद्यान्न का विदेशों में निर्यात भी करने लगा, निर्यातक देश बन गया।
आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव आए उस समय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हरित क्रांति, इसके बाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी बदलाव आए। खाद्य कारखाने, मशीन निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का विकास हुआ। खाद्य कारखानों खाद्य भारत में खाद्य बनाने वाले कारखाने लगाए गए। खाद्य कारखाने लगाए गए। मशीनरी का निर्माण हुआ, मशीनों का भी निर्माण हुआ। तथा जो कटाई से रिलेटेड है, जो कि मशीनरी से रिलेटेड है, पानी देने के लिए पंपिंग सेट, इन सब चीजों का निर्माण भारत में शुरू हुआ या इनके कारखाने लगने शुरू हुए। उद्योगों का विकास होना शुरू हो गया। ट्रैक्टर, पंपिंग सेट, एक मिनट, हाँ, एक मिनट, कहाँ आ गए हैं भैया। हाँ, ट्रैक्टर, पंपिंग सेट, थ्रेसर की बिक्री भी बढ़ी। पहले इन सब चीजों का उपयोग कम हो रहा था। क्यों? क्योंकि खाद्यान्न ज्यादा निकलता नहीं था, फसल ज्यादा निकलती नहीं थी, तो इनका उपयोग भी कम होता था। और साल में एक बार ही फसल, केवल बरसात के मौसम में ही फसल उगाई जाती थी, बाकी समय भारत में फसल नहीं उगती थी। तो इन सभी यंत्रों का उपयोग भारत में कम हो रहा था। तो जैसे ही भारत में 3 गुना वृद्धि हुई या 3 गुना खाद्यान्न में वृद्धि हुई, तो इन सब चीजों का उपयोग या इन यंत्रों का उपयोग तेजी से बढ़ गया। तो इन सब बिक्री इनकी तेजी से बढ़ गई। किसानों की आय बढ़ गई। पहले किसान को उसी खेत से पहले किसान को 10 क्विंटल अनाज प्राप्त होता था, तो लगभग उसका 30 क्विंटल अनाज प्राप्त होने लगा। तो किसानों की आय बढ़ी। सामाजिक स्थिति भी मजबूत हुई। जो समाज की स्थिति थी, जो समाज भुखमरी का शिकार हो रहा था, उसकी स्थिति में भी बदलाव आया, उसकी स्थिति भी इससे सुधरी। सामाजिक स्थिति मजबूत हुई। रोजगार में वृद्धि हुई, रोजगार भी मिलने लगे लोगों को। क्यों? मशीनों बनने के, ये सब उपकरण बनने के नए नए कारखाने लगाए गए, जिससे और मजदूरों को मजदूरी मिलना शुरू हुआ या और लोगों को रोजगार भी मिला। और इससे जब बहुत बड़े एरिया में खेती की जाने लगी, तो खेती में भी बहुत सारे मजदूरों को लगाया गया, खेती में भी बहुत सारे मजदूरों को रोजगार मिला। कृषि आधारित उद्योगों को बहुफसली प्रणाली से नौकरियां बढ़ी। कृषि आधारित उद्योग, जैसे कि कोई उद्योग है, मान लो कोई चीनी मिल है, तो वो कृषि आधारित उद्योग है। जैसे कि चीनी खेत से निकाली जाएगी, उसके बाद गन्ना को लाया जाएगा फैक्ट्री में, उसके बाद उससे चीनी या गुड़ बनाया जाएगा। तो इस तरह के उद्योग, कृषि आधारित उद्योग भी खूब फूल फलने लगे। गरीबी और अकाल में कमी आई। भारत में जो गरीबी थी, जो भारत में पश्चिम बंगाल में अकाल पड़ा था उस समय पे, इसमें क्या हो गया, गरीबी में और अकाल में कमी आई। उसके बाद भारत में फिर अकाल नहीं पड़ा। भारत में जो संख्या गरीब थी, वो भी थोड़ी उच्च वर्ग की तरफ, या वो भी थोड़ी कुछ आय अपनी अर्जित करने लगी, क्योंकि रोजगार के अवसर बढ़ गए। 1960 ईस्वी के बाद भारत में बड़े अकाल नहीं आए। 1960 ईस्वी के बाद से भारत में कोई ऐसा बड़ा अकाल जब तक नहीं आया। ये भी एक अच्छी बात है भारत के लिए। हरित क्रांति की सीमाएं और नकारात्मक प्रभाव। हरित क्रांति की सीमाएं क्या थी? मतलब कि कहाँ कहाँ तक फैली थी ये सीमाएं, क्या इसके सीमा का कितने क्षेत्र के अंतर्गत आती थी ये क्रांति। तो हरित क्रांति की सीमाएं और इसके नकारात्मक प्रभाव। हरित क्रांति की सीमाएं भी रहे, इस क्रांति से सकारात्मक प्रभाव भी हुए और इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हुए। क्षेत्रीय असमानता मुख्य रूप से केवल, मतलब इस क्रांति से क्षेत्रीय असमानता फैली। क्षेत्रीय असमानता क्यों? क्योंकि ये जो हरित क्रांति है, ये केवल मुख्यतः 3 ही राज्यों में आई। कौन कौन सा? पंजाब में आ गई, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो लगभग ये भारत के कुछ ही क्षेत्रों में, यूपी तक सीमित रह गई। सामाजिक असमानता बढ़ी और किसानों को फायदा, छोटे किसानों को कर्ज में दबी। मतलब कि सामाजिक असमानता इस प्रकार से, बड़े किसानों को तो ज्यादा फायदा हुआ, वो तो अब तेजी से मशीनीकरण की ओर शिफ्ट हो गए, लेकिन छोटे किसानों को कर्ज में भी दबना पड़ा। इससे क्या हुआ, फर्टिलाइजर खरीदना पड़ा किसानों को, नए किस्म के बीज खरीदने पड़े। तो इससे क्या हुआ, उनकी जो पहले आय थी उसमें नहीं हो पाया और किसान क्या हुए, कर्ज में भी दबे। पर्यावरण क्षति रसायन, इसमें हरित क्रांति में जो रसायनों का, या हरित क्रांति में जो फसलों में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया, इससे पर्यावरण को भी क्षति हुई। कीटनाशक से मिट्टी में प्रदूषण हुआ। जो कीटनाशक उपयोग करते हैं या जो फसल के लिए दवाइयां उपयोग करते हैं, उससे क्या हुआ, कीटनाशक से मिट्टी भी प्रदूषित हुई। भूजल, ट्यूबवेल से अत्यधिक प्रयोग किए जाने से जल स्तर भी नीचे गया। भूजल जो होता है, जो जमीन पे पानी का स्तर होता है, वो ज्यादा उपयोग करने से उसका भूमि स्तर या उसका जल स्तर क्या हो गया, उसका जल स्तर भी नीचे चला गया।
मतलब जो पहले था वो उस पर नहीं रहा और नीचे चला गया। जैव विविधता का नुकसान हुआ। गेहूं चावल पर अत्यधिक निर्भरता हो गई। मुख्यतः इन दो ही फसलों में 3 गुना लगभग उपज थी या वृद्धि थी। कौन सा? गेहूं और चावल। तो इन दोनों ही खाद्य वस्तुओं पर चावल और गेहूं पर उत्पादकता बढ़ गई। मतलब इन पे ही अत्यधिक निर्भरता भारत की या भारतीय जो जनसंख्या है उसकी बढ़ गई। इन्हीं दोनों फसलों का खाद्यान्न में उपयोग ज्यादा होने लगा। स्वास्थ्य स्वास्थ्य प्रभाव। इन सब खाद बीजों का उपयोग किया खाद्यान्न फसलों पे, तो बच्चों के या लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ा। कीटनाशक से कैंसर जैसे जनित रोग हुए। कीटनाशक दवाइयों से कैंसर मेंस वगैरह भी फैलने लगे। मोनोकल्चर फार्मिंग। उत्पादन तो बढ़ा और जोखिम भी बढ़ा। मोनोकल्चर फार्मिंग का मतलब होता है 3-4 बार खेती करना एक साल में। तो मोनोकल्चर फार्मिंग इससे उत्पादन बढ़ा और जोखिम भी बढ़ा। जैसे कि इसमें किसानों की ज्यादा आय का हिस्सा लगने लगा तो उसके साथ जोखिम भी बढ़ा। जैसे जिस साल अगर बारिश नहीं हुई तो उस साल फसल में तेजी के साथ गिरावट आ जाती थी या उपज उतनी ज्यादा नहीं निकलती थी। तो हरित क्रांति का दूसरा चरण क्या है इसके बारे में हम देख लेते हैं। अब आगे इस स्लाइड में दूसरा चरण एवरग्रीन, जैसे उसमें क्या बोलते हैं एवरग्रीन रेवोल्यूशन, ये हरित क्रांति का दूसरा चरण है। इस अवधारणा को डॉक्टर स्वामीनाथन ने दिया है। जैविक और प्राकृतिक खेती। उनने पहले तो मतलब हरित क्रांति जैसे ही आई तेजों के साथ कीटनाशक और उर्वरकों का बहुत तेजी से इस्तेमाल किया गया है, बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया गया। जिससे दूसरा जो इसका फेज आया उसमें उन्होंने बोला कि जैविक और प्राकृतिक खेती पर ध्यान दें, कीटनाशकों का उपयोग करना है और इसका उपयोग एक सीमित मात्रा में करें। ज्यादा इसके उपयोग से पृथ्वी की जो उत्पादन मतलब भूमि की जो उत्पादन क्षमता है वो कम हो सकती है। तो इसके लिए प्राकृतिक खेती को प्राथमिकता दी गई। ड्रम और स्केलर सिंचाई, जो इन दो प्रकार की सिंचाई प्रणालियों का भी विकास किया गया। फसल विविधता, मिलेट्स को बढ़ावा दिया गया। मिलेट्स मतलब कौन सी होती है? तो मिलेट्स को आपने नाम सुना होगा, गेहूं। मिलेट्स में आता है मक्का, गेहूं नहीं आता, सॉरी, मक्का आता है और ज्वार, इस प्रकार की वो आते हैं, मिलेट्स कहा जाता है। और 2023 में भारत ने इंटरनेशनल मिलेट्स ऑफ ईयर भी मनाया था। जीएमओ और बायोटेक्नोलॉजी इन सब बातों पर भी ध्यान दिया। प्रेसिडेंस फार्मिंग, एआई और ड्रोन्स। फार्मिंग में एआई और ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने ऐसा सुना भी होगा, भारत में अभी बहुत सारे ऐसे ऐप में बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एआई काम करता है। मतलब आप अपनी फसल की फोटो खींच के एआई को दीजिए, वो उसमें बताता है आपकी फसल में किस प्रकार की कमी है या कौन सी कीटनाशक छिड़कने की आवश्यकता है। ड्रोन से क्या होता है? ड्रोन से कीटनाशक दवाई भी डाल सकते हैं, फसल की रखवाली भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें ड्रोन से भी पॉसिबल है। और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का मतलब क्या है? मतलब कि मौसम के अनुसार ही खेती करना। जैसे कि बारिश इस बार कम हुई है तो बारिश इस बार, जैसे मान लो कि इस साल बारिश ज्यादा हुई है तो ऐसी फसलों को उगाया जाए जो ज्यादा मतलब जिसमें ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, ऐसी फसलों को उगाया जाए। तो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर मतलब जिस प्रकार का मौसम हम खेती भी उसी प्रकार की करेंगे। तो इस प्रकार की चीजों को दूसरे चरण जिसे एवरग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं उसमें इन सभी बातों को फोकस किया गया। अंत में आ जाते हैं। आप सभी के लिए एक प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? इसका आंसर आपको हमारे जो वीडियो है उसके नीचे कमेंट बॉक्स में करना है। आज का दिन आपका शुभ रहे। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।